आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग इन दिनों कवि, गद्यकार, कलामर्मज्ञ, अनुवादक, स्तंभकार अशोक वाजपेयी जी पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। हम किसी भी एकाग्र में यही कोशिश करते हैं कि उस सर्जक व्यक्तित्व के तमाम रंगों को आप सभी के समक्ष ला सकें। इस एकाग्र में भी हमारी ओर से यही कोशिश हो रही है। मित्रों, बीच में पुस्तक मेले के जो विभिन्न धुआंधार और आवश्यक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कड़ियां कुछ अनियमित हुई, मगर जब लंबे समय तक आप एकाग्र करते हैं तो मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक भी है। इस अवसर पर हम लोगों ने लगातार अशोक वाजपेयी जी की इस पुस्तक मेले में भी सक्रियता को देखी। इस पुस्तक मेले में भी उनका नया कविता संग्रह आया, इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। और हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि उस नए कविता संग्रह पर भी हमारे कोई एक वक्ता आए और अपनी बात रखें, ताकि एक बिल्कुल नवीनतम टॉक भी इस एकाग्र में शामिल हो सकेगा। मित्रों, हम इन दिनों 2023 में रह रहे हैं और एक कभी कभार में संकलित उनकी एक टिप्पणी पढ़ता हूं। यह जो अशोक वाजपेयी रचनावली आप देख रहे हैं, खंड 7 में संकलित है, कभी कभार में, जिसका वे शीर्षक देते हैं मेले में लेखक। किस लिए पढ़ रहा हूं, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा और फिर हम लोग लेखक चित्रकार वाजदा खान जी को सुनेंगे। उन्होंने काफी तैयारी की है और एक कवयित्री के नाते, एक चित्रकार के नाते उनके सर्जक जीवन में अशोक वाजपेयी जी का अपना क्या महत्व है, किस तरह से वे एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं, इस पर वे आज विस्तार से बातचीत करेंगी। वाजदा खान ने अपनी पेंटिंग पर अशोक वाजपेयी जी के शब्दों को, उनकी पंक्तियों को जगह भी दी है। तो पहले हम उस टिप्पणी को पढ़ते हैं, मेले में लेखक। मित्रों, यह टिप्पणी अशोक जी की ओर से वर्ष 1998 में लिखी गई थी, 1998। तो 2 वर्ष उधर रख लीजिए और 23 वर्ष इधर, अमूमन 25 वर्ष पूर्व की यह टिप्पणी पढ़ रहा हूं और आज भी यह किस तरह से प्रासंगिक है। और इसमें 1998 की इस टिप्पणी में वे जिन पुस्तकों की चर्चा करते हैं, उसके माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि वे लेखक अपनी रचना यात्रा में कितने अग्रसर हुए और कितने लोग आज हमारे बीच नहीं भी हैं। यह भी एक सच है, माफ कीजिएगा। मैं पढ़ता हूं बगैर अतिरिक्त भूमिका के। अशोक जी लिखते हैं, यूं तो हर बार विश्व पुस्तक मेले में समय निकाल कर जाता था, इस बार लगभग, आप 1998 में चलिए, अशोक जी के साथ हमें 1998 में चलना है, ये गौर कीजिएगा। और एक जो बड़ा लेखक है, एक ऐसा लेखक जो कहीं ना कहीं युग सृष्टा के रूप में भी जिसे हम जानते हैं, उसका लेखन कैसा होता है या उसकी भाषा में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वो आज भी हम पढ़ते हैं। अगर हम 1998 को भूल जाएं और इस संग्रह में, इन खंडों में वर्ष नहीं दिए गए हैं, इससे असुविधा होती है पाठकों को। देने चाहिए, मेरा मानना है। और मैंने यह बात अशोक जी को कही भी थी
कि आगे के संस्करणों में ये जो कभी कभार की टिप्पणियां हैं, अगर ये वर्ष सहित आ जाएं तो और अच्छा हो। संभवतः वक्त लग रहा होगा या कई चीजें कई बार नहीं मिल पाती हैं हर टिप्पणी के साथ उनके दिनांक, तो एक रूपता रखने के लिए भी शायद न दी गई हो, मगर जितनी मिले दे देने से हमें सुविधा होगी। 1998 पर मैं इस तरह से पहुंचा कि जब हमने इसमें अलका सराफी जी के प्रथम उपन्यास की चर्चा देखी, गीतांजलि श्री के उपन्यास की चर्चा देखी, वहां से हमने अंदाज लगाया। पढ़ता हूं, यूं तो हर बार विश्व पुस्तक मेले में समय निकालकर जाता था। इस बार लगभग निठल्ले होने के कारण बहुत समय था, इसलिए कई बार जा सका। पाया कि प्रायः हर दिन आने वाले लेखकों में मैं अकेला नहीं था, यानी पुस्तकों और खरीदारों के अलावा यह मेला लेखकों का भी मेला था। कई तरह के लेखक थे। एक वे जो दूसरे लेखकों की नई पुस्तकों का लोकार्पण कर रहे थे। पढ़िएगा, और आजकल दिल्ली में यह मेला चल रहा है, तमाम लोग, हम सभी जागरूक लोग हैं और फेसबुक पर देखते रहते हैं। अच्छी चीजें हैं, होनी ही चाहिए, लेकिन लेखक चुटकी भी लेता है। चुटकी लेना भी और स्वयं पर ही चुटकी लेना हमारा कहीं ना कहीं लेखकीय धर्म भी है। इससे भाषा में एक ताजगी भी आती है। स्वयं पर भी चुटकी लेना और अपने समुदाय पर भी हम चुटकी लेते ही हैं। नेहरू तो स्वयं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वयं अपने ऊपर बनाए गए कार्टून को कितना पसंद किया करते थे। आगे पढ़ता हूं, वे लिखते हैं, कई तरह के लेखक थे। एक वे जो दूसरे लेखकों की नई पुस्तकों का लोकार्पण कर रहे थे। दूसरे वे जिनकी पुस्तकें प्रेस से ताजा ताजा सुगंध लिए आ रही थीं और जिन्हें किसी उपयुक्त या जो भी मिल जाए ऐसे लोकार्पण की तलाश थी। तीसरे वे जो मुफ्त जितनी बन सके उतनी पुस्तकें प्रकाशकों और लेखकों से प्राप्त कर मुदित हो रहे थे। यही नहीं रुकते हैं अशोक जी, आगे यह सूची बढ़ती है। वे लिखते हैं, चौथे वे जो अपनी कोई पुस्तक मेले में प्रकाशित न हो पाने पर मन ही मन दुखी थे। पांचवें वे जो वर्षों से बिना कोई पुस्तक लिखे भी अपनी कीर्तन मंडली के साथ दिग्विजय की आभा अपने चेहरे पर लिए मेले में यूं डोल रहे थे मानो उनके कदमों से धरती डोल रही है। देखिए, वक्तव्य देखिए, 25 वर्ष पूर्व के इस लेख का जो बांकपन है उसको देखिए। पांचवें वे जो वर्षों से बिना कोई पुस्तक लिखे भी अपनी कीर्तन मंडली के साथ दिग्विजय की आभा अपने चेहरे पर लिए मेले में यूं डोल रहे थे मानो उनके कदमों से धरती डोल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मेला एक अपेक्षाकृत भरी पूरी जगह था जिसमें लेखक एक दूसरे से किंचित सहज भाव से भी मिल रहे थे। वैचारिक मतभेद, डाह, मोह मत्सर और वफादारियां ओझल तो नहीं थी, पर मेले की अथक आवाजाही में सौभाग्य से उन पर जोर नहीं था। पर मेले की अथक आवाजाही में सौभाग्य से उन पर जोर नहीं था। कुल मिलाकर लेखक खुश थे कि थोड़ी देर के लिए सही उनकी भी कुछ जगह है। वे पुस्तकों, पाठकों और दूसरे लेखकों से घिरे हैं। ये बगैर अपने आप को, अपने समुदाय को समझे हुए नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ लेखकों की जो स्थिति है, अमूमन हाशिए पर, प्रेम रंजन अनिमेष ने कविता ही लिखी है अल्पसंख्यक नाम से, कविताओं की श्रृंखला। तो जब वे अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो तमाम तरह के भाव आते हैं। उसमें एक भाव यह भी है
कि हम लेखक कलाकार भी अल्पसंख्यक हैं। इस पर भी प्रेम रंजन अनिमेष की यहाँ कविता है जो नया ज्ञानोदय में छपी थी। हमें अपने वक्ता को सुनना है तो एक और हिस्सा पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें कई किताबों की चर्चा है, कुछ लेखक नहीं है और कुछ लेखक उनमें से कितनी कितनी आगे की यात्रा कर चुके हैं उसका भी हमें अंदाज होगा। इस तरह की टिप्पणियों का क्या महत्व है, किस तरह का दस्तावेजी महत्व है, जब हम आज से 25 वर्ष पूर्व जाकर देखते हैं तब समझ में आता है। जब हम अलका सरावगी के पहले उपन्यास के लोकार्पण की चर्चा अशोक वाजपेयी लिखित कभी कभार में पढ़ते हैं, जब हम गीतांजलि श्री के उपन्यास की बात यहां देखते हैं, तो कितना महत्व है। और समय के बीच इन आलेखों को पढ़ना कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य की उस यात्रा को भी समझना है। एक और हिस्सा पढ़ के जल्दी ही पढ़ता हूं क्योंकि हमें मुख्य रूप से वाजदा खान जी को सुनना है। पढ़ता हूं। लगता है कि इस बार के मेले में पहले किसी मेले की तुलना में अधिक पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। जो नई पुस्तकें मेले के दौरान नजर में आई उनकी पूरी सूची बनाना तो संभव नहीं था क्योंकि वह बहुत लंबी होगी। फिर भी जो कुछ पुस्तकें ध्यान में अटक गईं और जिनकी प्रतियां मैं ला पाया उनमें हैं, अब बेनाम गिनाते हैं। अब नाम सुनिए कैसे कैसे नाम। गीतांजलि श्री का उपन्यास हमारा शहर उस बरस राजकमल से, नागार्जुन और शमशेर के कविता संग्रह क्रमशः अपने खेत में, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा सुकून की तलाश में वाणी, श्री लाल शुक्ल का उपन्यास विश्रामपुर का संत राजकमल से, विजय मोहन सिंह का उपन्यास कोई वीरानी सी वीरानी है राधा कृष्ण से, आलोक धनवा का पहला कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है राजकमल, सपन प्रिया विजय दानदे था, भारतीय ज्ञानपीठ उपन्यास कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी आधार प्रकाशन, कहानी संग्रह यह कहानी नहीं राजी सेठ भारतीय ज्ञानपीठ, तस्बीह मंजूर एहतशाम अमर प्रकाशन, नमो अंधकारम नोधनाथ सिंह राधा कृष्ण, विश्व साहनी का कहानी संग्रह डायन राजकमल, कुमार अंबुज और सुनीता जैन के कविता संग्रह अनंतिम, छाया कहीं बड़ी है, कृष्ण कुमार के रिपोर्टाज, अब्दुल मजीद का छूरा, केशव चंद्र वर्मा की गद्य पुस्तक निज नैन नहीं देखी, इंटरव्यूज की पुस्तक मुलाकात प्रकाशमन, मिखाइल बुल्गाकोव के उपन्यास का हिंदी अनुवाद मास्टर और मागार जेटा, मंगलेश डबराल की गद्य पुस्तक लेखक की रोटी, ज्योतिष जोशी की आलोचना पुस्तक जैनेन्द्र और नैतिकता, मैनेजर पांडे द्वारा अनुदित और संपादित साक्षात्कारों और निबंधों की पुस्तक संकट के बावजूद, नाग बोडस के 3 नाटक, नेमिचंद्र जैन और उर्मी भूषण गुप्त द्वारा अनुदित प्राचीन व्यंग नाटक, 2 युवा कवियों, तब की बात हो रही है, कृष्ण मोहन झा और मोहन राणा के कविता संग्रह क्रमशः समय को चीर कर और जैसे जन्म कोई दरवाजा, सुरजीत पातर की पंजाबी कविताओं के हिंदी अनुवाद का संकलन कभी नहीं सोचा था, और अली सरदार जाफरी की पुस्तक लखनऊ की 5 रातें। कितने लोग आज नहीं है और जो हैं उन लोगों ने कितनी महत यात्रा तय की है। ज्योतिष जोशी अगर उस समय आज से 25 वर्ष पूर्व जैनेन्द्र और नैतिकता नाम से आलोचना पुस्तक लिख रहे थे तो रजा फाउंडेशन की ओर से वही ज्योतिष जोशी जैनेन्द्र पर जीवनी भी लिखते हैं। ऐसे कितने रेफरेंसेज हैं जिनको हम ले सकते हैं। हम गीतांजलि श्री के उपन्यास और अलका सरावगी के पहले उपन्यास को लेकर भी हम उस वर्ष में चले जाते हैं जबकि यह टिप्पणी है, और जो उस समय के युवा कवि थे या जो बुजुर्ग थे उनकी किताबें आ रही थी, आलोक धनवा की पहली कविता पुस्तक आ रही थी। जैसे कितनी चीजें हैं, कितना महत्व है।
और वे यहीं नहीं रुकते, अंग्रेजी पुस्तकों के स्टॉल पर तो वे जाते ही हैं और वहां क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें नहीं हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। वह हिस्सा मैं छोड़ देता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। हम सीधे वाजदा खान जी के पास चलते हैं। वाजदा जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और सभी को मैं बहुत-बहुत आदाब और नमस्कार करती हूँ। और अर्पण जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आपने अपनी बात कहने के लिए ये जनसुलभ मंच प्रदान किया। आपका जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपको अशोक वाजपेयी साहब के ऊपर बोलना है, तो मुझे लगा सारी कलाओं का विराट विपुल ज्ञान अपने भीतर समेटे यशस्वी कवि आलोचक अशोक वाजपेयी के बारे में मैं तुच्छ से भला क्या बोल पाऊंगी। मगर अशोक वाजपेयी साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व का कितना प्रभाव हमारे ऊपर है, हमने उनसे कितना सीखा और पाया। और जब आज मुझे ये बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने उन सारी बातों को जब से मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, उन सबको सिलसिलेवार ढंग से समेटते हुए उस सब बातों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मैं अपनी बात तो सबसे पहले अशोक वाजपेयी साहब की एक कविता से शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है रज़ा का समय। रज़ा साहब को भी याद करते हुए, रंगों को कहाँ पता था कि उनमें प्रार्थना बसी है। ज्यामिति को आभास तक नहीं था, उसमें प्रार्थना का विन्यास है। चित्र कहाँ जानता था कि वह प्रार्थना पुस्तक का एक पृष्ठ है। तुम अपने घुटने के बल ना भी बैठे हो, तुम्हारा माथा विनय में ना भी झुका हो, तुम्हारी उंगलियां सब कुछ भूलकर सिर्फ रंगों से क्यों ना उलझी हो, तुम हर समय प्रार्थना में हो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे लिए एक असमाप्त प्रार्थना है, जिसमें तुम बहुत हिचक के साथ कुछ नए शब्द भर जोड़ रहे हो। अशोक वाजपेयी साहब से मेरा परिचय उनकी किताबों के माध्यम से बहुत पुराना है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पेंटिंग पर रिसर्च कर रही थी और इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में मेरी साहित्यिक अभिरुचि जोर पकड़ रही थी, उस वक्त मुझे बहुवचन पत्रिका देखने को मिली। बहुवचन पत्रिका जिसे वाजपेयी साहब संपादित करते थे और जो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से निकलती थी। जब मैंने उस पत्रिका को पहली बार देखा, तो उसके भीतर की सामग्री व साज सज्जा के सौंदर्य बोध से मैं बहुत चमत्कृत हुई। क्योंकि इलाहाबाद एक तरह से साहित्यिक नगरी था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे, तो वे ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। तो ऐसे में वहाँ जो अन्य कलाएं थी, चाहे संगीत हो, नृत्य हो या पेंटिंग हो, उसके लिए कोई खास जगह उस समय वहाँ नहीं थी। उनको उनके लिए हमें कोई सामग्री नहीं मिल पाती थी। ऐसे में जो अपनी कलात्मक सज धज के साथ बहुवचन मुझे मिली और उसमें मुझे तमाम विधाओं से जुड़े आलेख पढ़ने को मिले, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई। मैंने उनके तब मैंने अशोक वाजपेयी साहब के लेखन के बारे में और खोजबीन प्रारंभ की, तो मुझे उसमें वहाँ इलाहाबाद में पूर्व ग्रह पुस्तक वार्ता के साथ-साथ उनकी कुछ कविताएँ भी पढ़ने के लिए मिली। उसके बाद मेरा 2004 और 5 में दिल्ली आना हुआ और यहाँ आकर मैंने जनसत्ता पेपर लेना शुरू किया और उसमें मेरा वाजपेयी साहब के कॉलम कभी कभार से मेरा परिचय हुआ। फिर तो जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। जनसत्ता में मैं कोई न्यूज़ पढूं या ना पढूं, मगर कभी कभार कॉलम को मैं बहुत ध्यान से पढ़ती। पूरे हफ्ते मैं उसका इंतजार करती। बरसों तक कभी कभार पढ़ना मेरी आदत में शुमार रहा। वही एकमात्र स्तंभ ऐसा था जिसमें कला, संगीत, नृत्य नृत्य से जुड़ी सूचनाओं और उनकी बारीकियों से मेरे जैसे जिज्ञासु पाठक परिचित होते। इसमें हमें न केवल देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों की वरन दुनिया इसमें हमें न केवल देश के विभिन्न हिस्सों की वरन दुनिया भर के अनेक हिस्सों में साहित्य,
कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चा पढ़ने को मिलती। ना जाने कितनी पुरानी कतरनों को मैंने अभी तक सहेज के रखा हुआ है और अभी भी सत्याग्रह से निकलने वाले उनके कभी-कभार जो इनका स्तंभ है उसको मैं जो मेरी रुचि के जो उसमें जो लेख होते हैं उन्हें मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के रखती हूँ। मैं यहाँ कभी-कभार कॉलम की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। ये पंक्तियाँ जनसत्ता के कॉलम में 2013 में छपी थी और इन्होंने जो है इन पंक्तियों ने मेरे कला के जीवन पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया और इनको मैंने उस समय अपनी डायरी में नोट कर लिया था। तो मैं उन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ासी अराजकता और उलझनें होती हैं और हमारा अधिकतर संवाद और संपर्क भी सतही होता है। हमें कलाओं की ज़रूरत ठीक इन सीमाओं से मुक्त होने की इच्छा सी लगती है। हम चाहते हैं हमें सच्चाई मिले, अधिक अनुभव मिले, भले वे अधिक सीधे ना हो, अधिक व्यवस्था और संगठन, अधिक अर्थ और महत्व। हम संग साथ और साझा बढ़े। अनुभव में अधिक सघनता, उत्कटता, गहराई आए। हम खासकर दूसरों के लिए, प्रकृति, पर्यावरण और सकल ब्रह्मांड के लिए अपनी जिम्मेदारी अधिक महसूस कर सकें। दूसरों के दुख और तकलीफ के लिए हमारी संवेदनशीलता तीव्र हो। स्वयं अपने दर्द और तकलीफ को हम बेहतर समझ सकें और सह सकें। थोड़ी देर के लिए ही सही, हम अपनी भंगुरता और नश्वरता की जकड़बंदी से मुक्ति पा सकें। अपने समय में हम बाहर जा सकें और दूसरे समयों में मौजूद होने का अनुभव कर सकें। हमें लगे कि हमें आसानी से नापा या समाहित नहीं किया जा सकता। हम में से हर एक में कुछ अद्वितीय है, भले ही दूसरों से हम सतही स्तर पर त्रस्त रहते हैं। दरअसल हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं। हम ही वे हैं, वे ही हम हैं। हम यह भी चाहते हैं एक भौतिक जिंदगी में ही कई जिंदगियां होने का एहसास हो सके और कभी-कभी यह भी लगे कि हम नश्वरता के बाद भी बने रहेंगे। जो दुनिया हमें मिली है, उसके अपर्याप्त होने के अनुभव के साथ-साथ हम में यह भाव भी सक्रिय हो कि वह बदली जा सकती है, कि उसकी खराबी के लिए हम जिम्मेदार हैं। साहित्य और कलाएं हिंसक समय में संग साथ जिम्मेदारी और अंतःकरण का लगभग नया अध्यात्म ही हमें देती हैं। हमारे पास इस कारण अधिक सच्चाई, अधिक जिंदगी और अधिक अनुभव और स्वप्न होते हैं। हम यह मान पाते हैं कि जो कल्पना में संभव है वो सच्चाई में भी संभव है। कल्पना सच्चाई का ही संस्करण है। कलाएं हमारी मानवीयता को थोड़ा उद्भूत, कुछ प्रश्नवाची, थोड़ा उजला, अंधेरों से निपटने के लिए थोड़ा तैयार करती हैं, अगर उन्हें अवसर मिले तो। जीवन के तमाम संघर्षों के बीच उनकी ये पंक्तियां मेरे लिए प्रकाश का कार्य करती रही, जिसे मैं अक्सर पढ़ती थी। इसी तरह मैंने उनके कॉलम कभी कभार से तमाम पंक्तियां नोट करती और उन्हें बार बार पढ़ती। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती और बहुत सारी जानकारी भी मिलती। जैसा कि मैंने बताया कि अ, अ, इलाहाबाद साहित्य से आबाद शहर था और अन्य कलाओं के लिए वहाँ उस समय कोई जगह नहीं थी। लेकिन जहाँ मेरा साहित्य कविता के प्रति गहन अनुराग था, वहीं चित्रकला अ, और संगीत और नृत्य से भी मुझे दीवानगी की हद तक इश्क था। तो मैं सभी कलाओं, विधाओं को देखने, पढ़ने, उन्हें अनुभूत करने की उत्सुकता से भरी रहती। मगर यह सब एक साथ कहाँ मिले, कहाँ इन्हें ढूँढूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता था। उस वक़्त उस वक़्त तक हरदिल अज़ीज़ कथाकार रवींद्र कालिया सर ज्ञानपीठ के निदेशक और नया ज्ञानोदय के संपादक होकर दिल्ली आ गए थे। मेरा रवींद्र कालिया सर और ममता कालिया मैम से इलाहाबाद से ही नाता था, तो अक्सर मेरा उनके यहाँ जाना होता। जब भी मैं अपनी पेंटिंग्स और अपने रेखांकन पेंटिंग की फोटोग्राफ्स या छोटी पेंटिंग्स, ओरिजिनल छोटी पेंटिंग और रेखांकन ले जाकर ममता कालिया मैम को दिखाती, तो वो मुझसे अक्सर कहती, तुम अशोक वाजपेयी साहब से जाकर मिलो और निश्चित रूप और उन्हें अपनी ये पेंटिंग्स दिखाओ, इन पेंटिंग्स पे बातचीत करो, वो जरूर तुम्हें गाइड करेंगे और कुछ ना कुछ तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग के लिए कुछ अच्छा बताएंगे। पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती उनसे मिलने की।
एक तो वो इतने बड़े कवि, आलोचक, विचारक थे हैं और ऊपर से प्रशासनिक अधिकारी रहे। तो मुझे ये लगता है पता नहीं वो मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। ममता कालिया मैम जब तक उनकी बातें किया करती तो मेरे मन के भीतर उनसे मिलने की उत्सुकता बराबर बढ़ती जाती। पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के पास जाकर उनसे मिलूं और अपनी पेंटिंग्स को ले जाकर उन्हें दिखाऊं। पहली बार वाजपेयी साहब को ज्ञानपीठ से युवा रचनाकारों की छपी पुस्तकों के लोकार्पण के अवसर पर मैंने उन्हें देखा। तो उनसे एक बहुत छोटी सी मुलाकात हुई, जिनको जिनको मैं अपने छात्र जीवन से पढ़ती आ रही थी, जिनका लेखन मुझे संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देता, कलाओं के संग खड़ा रहने की प्रेरणा देता। उनको सामने देखकर मेरे मुख से एक बोल भी नहीं फूटा उस वक्त, और बहुत दिन तक मैं इस बात के लिए मुझे पछतावा होता रहा। बहरहाल उन्हें पढ़ने का दौर यहाँ दिल्ली में भी जारी रहा। मैं बार बार अपनी पेंटिंग्स और कविताएं लेकर उनके पास जाने की योजना बनाती रहती, मगर बार बार मेरा साहस टूट जाता और मैं दूर दूर से ही उनकी उदारता, उनकी कलात्मक अभिरुचि और रजा फाउंडेशन के बारे में सुनती रहती। अंततः ये सौभाग्य बना 2015 में, जो कवि मित्र मनोज मोहन के कारण बना। आईआईसी में किसी कार्यक्रम में वाजपेयी साहब को आना था। मनोज मोहन जी ने मुझे सुझाया, आप अपनी कविता की किताब लेकर उनसे मिलिए। मैं कार्यक्रम में पहुंची। वाजपेयी साहब वहां पहले से ही उपस्थित आयोजकों से बातचीत कर रहे थे। मैं बहुत ही धड़कते कदमों से उनके पास पहुंची, उन्हें अभिवादन कर घबराहट में अपना परिचय देते हुए अपना कविता संग्रह उन्हें थमा दिया। उन्होंने बहुत आराम से, बहुत ध्यान से मुझे सुना और पुस्तक के पन्ने पलटे। फिर वे बड़ी सहजता से कविताओं पर बातचीत करते करते सभागार तक साथ साथ गए। तब जाकर कहीं मेरी घबराहट कुछ कम हुई और मैंने उनसे अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए समय मांगा, मगर उनकी व्यस्तता के चलते वह समय 4-5 माह बाद ही आ पाया। मैं बड़े ही उत्साह, उमंग से भरी पेंट किए हुए अपने बड़े बड़े कैनवस रोल लेकर उन्हें दिखाने पहुंची, अपने इस पक्के विश्वास के साथ कि वे मेरे चित्रों को देखकर जरूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं चुपचाप अपना काम बहुत एकाग्रता के साथ उस समय गढ़ी कला स्टूडियो में करती थी। और उस वक्त मैं बहुत चटक गहरे रंगों में पत्तियों को और पेड़ों को बड़े ही लयात्मक अंदाज में रचती थी, और वहां गढ़ी के कलाकारों से चित्रों के लिए तारीफ सुनती। तो मैंने जब बड़े चाव से अपने 4x6 फीट के, 3x5 फीट के और इसी तरह के साइज के और तमाम रचे कैनवस उनको दिखाने प्रारंभ किए, तो वो थोड़ी देर तक चुपचाप मेरे चित्रों को देखते रहे। फिर फिर बोले, सब कुछ क्यों एक साथ चित्रों में कह देना, कुछ अनकहा भी होना चाहिए। चित्रों में जितना कहना महत्वपूर्ण है उतना ही अनकहा। उसके बाद उन्होंने रंगों, आकारों को लेकर, अमूर्तन को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें मुझे बताई, जो उस वक्त मेरी कुछ समझ में आई और कुछ नहीं आई। और कविताओं का तो इससे इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। मैं कविताएं भी अपनी लेके गई थी। उन्होंने अपनी आलोचकीय दृष्टि से काफी देर तक कविताओं के संदर्भ में जो बातें मुझसे की, मैं बिल्कुल उस वक्त मुझे बिल्कुल वो समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो कुएं की मेढक की तरह अभी तक चित्रों और कविताओं के लिए मिली मिली तारीफ से बहुत खुश रहती थी। बहरहाल मैं उनकी उनकी कही तमाम जो महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया, और मैं बराबर उनको पढ़ती, उनका मनन करती, और उनसे 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 धीरे धीरे मैंने अपने विचार, अपनी सोच में, अपने चिंतन में विस्तार करती रही उनसे। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय शहर में कुछ सार्थक पेंटिंग रचने, जानने, समझने की तीव्र जिजीविषा, अन्य कलाओं को समझने की उत्सुकता बहुत उद्वेलित करती थी मुझे, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता था। जैसा कि मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि अ, मैं कविताएं तो जैसे बराबर लिखती रहती थी, लेकिन जो मैंने बताया कि इलाहाबाद में पेंटिंग का कुछ खास वो नहीं था, तो मैं जब यहाँ दिल्ली में आई तो मुझे बहुत ऐसा महसूस होता था कि मुझे कुछ, मैं अभी पेंटिंग के बारे में कुछ भी जानती नहीं हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अभी इसमें
इसमें सीखना है। लेकिन मुझे और मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान मेरा पेंटिंग के ऊपर रहता था। मगर मुझे, जैसा कि मैंने अभी कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता था और मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल शून्य में खड़ी हुई हूँ। ऐसे में वाजपेयी साहब के द्वारा चित्रों व कविताओं के लिए कही गई बातें धीरे धीरे समझ के साथ मेरे भीतर जज्ब होती गई। और जैसे जैसे मुझे चित्रों को बनाने व कविता सृजन के लिए मेरी दृष्टि में विस्तार हुआ, चित्रों को बनाने, देखने, महसूस करने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदलता गया। उसके बाद तमाम आयोजनों व गोष्ठियों में वाजपेयी साहब के तमाम व्याख्यानों, विचारों, उनके अनुभवों को सुनना और उन्हें पढ़ना भी बराबर मुझे अपनी कला व कविता के लिए हाथ पानी मुहैया कराता रहा। वैसे तो वाजपेयी साहब खुद को मूलतः कवि मानते हैं, मगर उनके भीतर समाहित ज्ञान वैभव की विपुल संपदा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। नृत्य, संगीत आदि विधाओं में गहरे तक विस्तारित है। सृजन की इन तमाम विधाओं पर और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर बराबर लिखा जाना केवल उनकी प्रतिभा का मसला नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि वे बराबर उसमें जीते हैं, उनमें बसते हैं। एक साथ इतनी रचनात्मक विधाओं पर समान अधिकार, मुझे ये भी लगता है कि एक साथ इतनी सारी रचनात्मक विधाओं पे समान अधिकार से लिखने वाले अपनी पीढ़ी के संभवतः वे इकलौते रचनाकार हैं। अनेक अवसरों पर मैंने उनके सुने को, उनके कहन को इस तरह से लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। इन्हें मैं बराबर डायरी में नोट करती रही रहती थी जब भी मैं उनका कुछ कोई ऐसा अनुभव या पेंटिंग से संबंधित कोई बात या कविता के लिए कुछ कह रहे हैं या उनका कोई संस्मरण, उसमें से जो बातें मुझे बहुत मुझे प्रेरित करती और बहुत विस्तार देती मुझे अपने भीतर, तो मैं उन्हें नोट कर लेती थी। तो उसको मैंने थोड़ा-सा इस तरह से लिखा है। कलाकार को यह ज्ञात या आभास होना चाहिए कि चित्र रचने में उसे कहाँ रुकना है, कहाँ समेटना है। जो अनावश्यक हो, यानी चित्र में सुर, लय, ताल की संगत ना बैठ रही हो, तो चित्र चाहे कितना आकर्षक क्यों ना लग रहा हो, उसके उन अंशों को निर्ममता से काट देना चाहिए या मिटा देना चाहिए जो असंगत है। कलाकार के लिए खुद के सृजन कर्म के लिए जितनी आसक्ति जरूरी है, उतनी ही अनासक्ति भी। कुछ नया, कुछ अलग सृजित हो, इसके लिए भटकाव जरूरी है और जोखिम लेना भी, मगर भटकाव इतना ज्यादा ना हो कि आप रास्ता भूल जाएं। हर कलाकार को अपना सच्चा मुहावरा खुद गढ़ना होता है। कोई दूसरा तो केवल राह बता सकता है, खुद ही उसे अपना रास्ता, अपनी यात्रा सरल, सुगम और बोधगम बनानी होगी। अपनी बनाई रचना से असंतुष्ट होना निरंतर चलने वाले सृजन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। परंतु कलाकार जो निर्मित कर रहा है या रच रहा है, उस पे भरोसा अवश्य रखना चाहिए। कलाकार के लिए अन्य विधाओं से रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है। कलाओं से आपसी परिचय रचनाकार को भीतर से समृद्ध करता है। चित्रकार एकांत में अपने चित्रों को रचता जरूर है, मगर वह अपने चित्रों द्वारा समाज में सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणा को रचता है, मजबूत बनाता है। विधाओं का समकालीन परिदृश्य क्या है, यह जानना भी चित्रकर्म का हिस्सा होना चाहिए। अभी कुछ बातें और मेरे मन में हैं जिन्हें मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है और मैं यहाँ पे उन्हें भी साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी उन्हें साझा करने से। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कला में मूर्तन को लेकर एक द्वंद सा चलता रहा है। मैं भी उससे भयाक्रांत रहती। यद्यपि उस तरह के चित्र, अमूर्तन चित्रों को देखना मुझे बेहद अच्छा लगता, मगर उन चित्रों को किस प्रकार देखें, कैसे चित्रों की रसानुभूति करें, यह सवाल काफी समय तक मुझे उलझाते रहे।
उन्हें बारीकी से देखने की क्षमता मेरे मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक ऐसे कला विभाग की उपज थी जहाँ बरसों तक मानवाकृतियों को बनाना ही मैं आर्ट समझती रही थी, और मेरी सोच उसके लिए इतनी बहुत सीमित थी। मगर जब मैं अशोक बाजपेयी साहब के सानिध्य में आने के बाद जैसे मेरी सृजनशीलता की दुनिया बदलती चली गई। सैयद हैदर रजा के चित्र, जे स्वामीनाथन, नसीर मोहम्मदी, जरीना हाशमी तथा अन्य अनेक कलाकारों के चित्रों को नए परिप्रेक्ष्य में, नए आयाम में जानने समझने की तमीज मुझ में कुछ बढ़ी। उस वक्त मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मुझ में भीतर रंगों रेखाओं को लेकर कुछ अस्पष्ट सा है जो बहुत ज्यादा उमड़ घुमड़ रहा है। अ, अमूर्तन को लेकर, नृत्य को लेकर, संगीत को लेकर मेरे मन में इतनी जिज्ञासाएं रहती कि मैं अंदर से बहुत बेचैन रहती उसके लिए, और मुझे उसका कोई समाधान नहीं मिलता। ऐसे में जब मैं कभी अशोक वाजपेयी साहब से मिलने का अवसर मिलता, तो मैं उनसे इसके बारे में तमाम सवाल पूछ बैठती। ऐसे ही मैंने उनसे कला में अमूर्त चित्रण के बारे में कुछ जानना, समझना चाहा, तो उन्होंने इसका उत्तर यूं दिया। अमूर्तन को समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि अमूर्तन मनुष्य जाति के आरंभ से ही सक्रिय है। भाषा, गणित, उदाहरण के लिए अमूर्तन की ही विधाएं हैं। आज भी आदिवासी या कई लोक कलाकार सहज भाव से अमूर्तन का सहारा लेते हैं। अमूर्तन मूर्तन की तरह अर्थ की संभावनाओं को सीमित नहीं करता, बल्कि वह अर्थ रचने में हिस्सेदार होने के लिए रसिक दर्शक को आमंत्रित करता है। अगर आप ऐसी हिस्सेदारी नहीं करना चाहते, उसका जतन और धीरज आपके पास नहीं है, तो आप उसे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारी मानवीय संवेदना कई मायनों में स्वयं अमूर्त होती है। उसे मूर्त तक सीमित करना संवेदना की संरचना के साथ अतिचार होगा। हम चलने फिरने तक में अमूर्तन का सहारा लेते हैं। हमारी व्यवहारिक कल्पना बिना अमूर्तन के संभव नहीं है। वैसे अब मूर्त और अमूर्त दोनों ही आधुनिकता की लगभग शताब्दी भर लंबी परंपरा में सहचर ही रहे हैं। बल्कि कई बार एक ही कलाकार में दोनों की वृत्तियां देखी जा सकती हैं। स्वामीनाथन को लेकर स्वामीनाथन जी को ने स्वामीनाथन का जो प्रसिद्ध चित्र है चिड़िया और चट्टान सीरीज, उनके चित्रों में मूर्तन और अमूर्तन दोनों गुथे हुए हैं। उनकी जल रंग में की गई कृतियां पूरी तरह से अमूर्त हैं। मैं जिस तरह के मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, वहाँ पेंटिंग्स वगैरह को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। उस वक्त इसे ज्यादातर टाइम पास करना या सजावट की वस्तु के रूप में ही देखा जाता था। मगर कलाकार अपनी कृतियों के माध्यम से एक समाज को क्या दे सकता है, यह मैंने अशोक वाजपेयी साहब के किसी व्याख्यान में सुनकर जाना। कलाकार समाज की सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणा को निर्मित करने में, उसे समझने में अपना रोल अदा करता है। तो तमाम कलाकारीय संघर्ष व निराशा के बावजूद मेरा खुद का कलाकार होना मुझे असीम प्रसन्नता की अनुभूति दे गया। आगे जो उन्होंने कहा उनके ही शब्दों में, यह सही है, कलाकार अपना योगदान कला में ही दे सकते हैं, और उनसे ये अपेक्षा करना वे अलग से कुछ करें अनावश्यक लग सकता है। पर कलाकार नागरिक भी है, और अगर हमारे लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति आदि पर लगातार सत्तारूढ़ शक्तियां और उनके औपचारिक अनौपचारिक संगठन हमले कर रहे हों, जो कि आज हो रहा है, तो कलाकार चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा करना अनैतिक व कला विरोधी होगा। विरोध और प्रतिरोध का कोई एक ढंग या अभिव्यक्ति न होते हैं, न होने चाहिए। पर कलाकार की विरोधी आवाज कहाँ कैसे उठे और कैसे सुनी जाए, इसका जतन जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रजा फाउंडेशन से बहुआयामीय कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। मैंने पहली बार रजा फाउंडेशन के मंच पर उन तमाम कलाकारों, कृष्ण खन्ना, परमजीत
मनु पारेख, माधवी पारेख, जोकिन चौधरी, अर्पिता सिंह आदि आदि को देखा, सुना। यह मेरे लिए एक स्वप्न सरीखा था, जिन्हें मैंने किताबों में पढ़ा भर था, और आज मैं उन्हें साक्षात देख और सुन पा रही हूँ। अन्य विधाओं से जुड़ी तमाम शख्सियतों को सुनना भी मेरे लिए एक उपलब्धि की तरह था, और युवाओं के लिए बनाए गए तमाम कार्यक्रम, जिसमें मुझे भी कई बार प्रतिभागी के रूप में अवसर मिला, कई बार श्रोता के रूप में उपस्थित रही। इतने सारे युवा रचनाकारों को एक साथ जानना, सुनना यही सुलभ हुआ, जो अन्यत्र दुर्लभ है। तो अब मैं वाजपेयी साहब के स्वभाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उनके उनके स्वभाव में जो उदारता है, जो बड़प्पन है, और जो समानता का भाव है, और हम जैसे छोटे-छोटे जो रचनाकार हैं, उनके प्रति भी जो उनका एक दोस्ताना व्यवहार होता है, वो मैं बहुत कम मुझे दिखाई पड़ता है। अगर मैंने ये देखा है कि अगर कारण जेन्युइन हो, तो अशोक वाजपेयी साहब सहायता करने से भी कभी कभी शायद ही चूके हों। मेरे मेरे पास भी मेरा अपना भी एक ऐसा वाकया है कि अभी हाल ही में ललित कला एकेडमी दिल्ली में मुझे अपनी एकल प्रदर्शनी करनी थी। एकल प्रदर्शनी का अर्थ हुआ लंबा खर्च। तो हमारे जैसे ना नए ना पुराने कलाकार इतना आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं रहते। मुझे बहुत चिंता हुई कि मैं कैसे इसको मैनेज कर पाऊंगी। मैं अपनी समस्या लेकर अशोक वाजपेयी साहब के पास गई, तो उन्होंने मुझसे कहा, फिलहाल रजा फाउंडेशन में मध्य वयस्क लोगों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम उसका पूरा खर्च उठा सके, लेकिन हाँ, हम आपकी प्रदर्शनी का कैटलॉग स्पॉन्सर कर देंगे। यह मेरे लिए एक बहुत मुझ जैसे कलाकार के लिए एक उभरते कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। तो अर्पण जी, मैं आपके मन से इसके लिए अशोक वाजपेयी साहब का और रजा फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी। मेरी जो प्रदर्शनी थी, वो सरकारी संस्थान ललित कला एकेडमी में थी, और प्रदर्शनी का उद्घाटन अ, अशोक वाजपेयी साहब के द्वारा ही होना था। तो उन्होंने मुझसे कहा, आप देख लें आपका कोई अहित ना हो जाए, वो एक सरकारी संस्थान है, मेरा तो कुछ नहीं। तो ऐसे हैं हमारे अशोक वाजपेयी साहब, जो सबके हित का भी ध्यान रखते हैं। और मैं कितनी-कितनी बातें उनके बारे में करूँ, बहुत बहुत सारी स्मृतियाँ हैं उन तमाम अवसरों की उनको लेकर। एक चिंतक, विचारक, कवि हृदय, कला पारखी को सुनना पढ़ना, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करना, एक नए रचनाकार को किस तरह से गढ़ सकता है, किस तरह से दृष्टि दे सकता है, ये हमारी सारी पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी भी बहुत अच्छी तरह से महसूस करती होगी। कम से कम मैं तो बहुत अच्छी तरह से महसूस करती हूँ। मुझे यदि उनसे बातचीत करने का, उनको सुनने का अवसर नहीं मिलता, तो शायद मेरे भीतर सृजनात्मकता का एक बड़ा हिस्सा निखर कर बाहर ना आ पाता। मैंने बहुत पहले कहीं अपनी डायरी में लिखा था कि मैं हाड़ मास से नहीं, रंग, कविता, नृत्य, संगीत और अध्यात्म से बनी हूँ। यह मैंने यहाँ रजा फाउंडेशन के साथ, अशोक वाजपेयी साहब के साथ महसूस किया। और जब मैंने उनकी किताब समय से बाहर में ये कुछ निम्न पंक्तियां पढ़ी, तो मेरे ये भाव और मजबूत हुए। उन्होंने उस किताब में लिखा था, आजादी के 35 बरस बाद भी हमने गंभीरता से सोचना शुरू नहीं किया कि हम कब उस खुले चौगान में मुक्त होकर सांस लेंगे, जब भीमसेन जोशी के बगल में बतियाते बैठे होंगे शमशेर, स्वामीनाथन के चित्रों को निहार रहे होंगे नसीर, अमीनुद्दीन डागर, अरुण कोलकर की कविताओं को सुन रही होंगी गंगूबाई हंगल, हबीब तनवीर का नाटक देख रहे होंगे अकबर पदमसी और बिरजू महाराज, आस्वाद में डूबे, एक दूसरे से बेखबर, पर एक दूसरे के प्रति बेहद सजग व चौकन्ने। मुझे रजा फाउंडेशन ही एक ऐसा मंच लगा या है, जहाँ वह सब कुछ था, वह सारी विधाएं जिनके लिए मेरे भीतर बेतरह दीवानगी थी और जो मुझे चाहिए थी। मेरे भीतर जो
सृजनात्मक पीड़ा और बेचैनियां और जो अनावश्यक भटकन थी इन विधाओं को अनावश्यक भटकन थी, और इसके अलावा इन विधाओं को जानने सुनने समझने की जो विकटता या जो विकलता थी, वह इस मंच पे आकर या वाजपेयी साहब से जुड़कर तमाम बहुत कम हो गई। सृजनात्मकता के साथ मेरा अपने जीवन में भी बहुत कुछ बदला। कलाएं किस तरह से जीवन पे प्रभाव डालती हैं, किस तरह से जीने का सलीका देती हैं, हमें सकारात्मक बनाती हैं। और वाजपेयी जो ये भी मैंने वाजपेयी साहब के की बातों में उनके तमाम संस्मरणों को सुनकर जाना और समझा। वाजपेयी साहब दुनिया के प्रति कृतज्ञता स्थापित करते हैं और कहते हैं, यह दुनिया सुंदर प्रेम से भरी है। उनके इस कहने ने मेरी उस नकारात्मक को एकदम फीका कर दिया जो दुनिया को लेकर मेरे मन में थी। मैं यहाँ उनकी कुछ और पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जो मैंने 24 फरवरी 2013 में जनसत्ता से कभी कभार कॉलम से नोट की थी। वे पंक्तियां हैं, जो व्यक्ति संसार से अनुराग नहीं करता वो किसी भी कला में सृजनात्मक नहीं हो सकता। कला का अनुराग जीवन के अनुराग का ही संस्मरण है। उसी अनुराग से वह उपजता है। जीवन तो हमें एक मिला है, पर साहित्य व कलाओं के माध्यम से हमें दूसरा जीवन मिल जाता है, जिसमें हमें ऐसे अनुभव, क्षण, भाव, सच आदि मिलते हैं जो अपने गहरे जीवन में संभव नहीं है। अपने कला प्रेम के कारण दशकों तक मुझे कलावादी होने का लांछन सहना पड़ा, पर कोई प्रेम अंततः लांछनों की चिंता नहीं करता, ना ही बाधित होता है। अंततः मैं यही कहूंगी कि मेरा यह सौभाग्य है, मैं अशोक वाजपेयी साहब जैसी शख्सियत, जो कि मुझे कलाओं का ऐसा चलता फिरता विश्वकोश लगते हैं कि किसी भी विधा के बारे में उससे गहरे विस्तार से सुना समझा जा सकता है, के समय में हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रही हूँ। मैं ही नहीं, तमाम रचनाकार इसके गवाह होंगे। मेरे जीवन में उनकी छवि एक ऐसे नायक के रूप में है जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने मुझे इन सभी कलाओं को समझने, जानने, महसूस करने की जो विकलता थी, जो तृष्णा थी, और जिसका मेरे आसपास के वातावरण में नितांत अभाव था, को एक नई दिशा, एक नए पथ पर बहुत मौलिक ढंग से समझने की प्रेरणा दी। वाजपेयी साहब की उपस्थिति, उनकी छवि, उनकी रचनात्मकता मेरे सृजनात्मक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह रही है और अभी भी है। उस वक्त जब मेरी भटकन, मेरी तलाश, मेरी रचनात्मक ऊर्जा मुझ में गले तक भरी हुई थी और मैं बिल्कुल दिशाहीन थी। ऐसे में राजा फाउंडेशन के रचनात्मकता से भरे कार्यक्रम और वाजपेयी साहब की विराट शख्सियत से बहुत कुछ जानना, सीखना मेरे जीवन के लिए, मेरी सृजनात्मक सृजनात्मकता के लिए एक अमूल थाती की तरह है। मेरे प्रिय नायक अशोक वाजपेयी साहब को मेरा प्रणाम है। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वाजदा खान जी, इस बेहद ईमानदार मैं कहूंगा वक्तव्य के लिए, और जिस तरह की विनम्रता से भरा हुआ यह वक्तव्य रहा, एक लेखक कलाकार की सादगी उसमें झलकती है। और मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि हमने आज के इस वक्तव्य के लिए यह सुंदर सा उन्वान क्यों रखा था कि कैसे वाजदा खान जी के सर्जनात्मक जीवन में अशोक वाजपेयी एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। वाजदा खान जी आज यहां आई, बोली, और यह दिल का उद्गार मैं कहूंगा कि अभिव्यक्त हुआ। मगर कई ऐसे लोग हैं, हमारी अपनी सीमाएं भी हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लेखक कलाकार हैं जिनके लिए अशोक जी ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स के रूप में सामने आते हैं। मगर सभी के साथ संवाद संभव नहीं होता, और शायद वह
उचित भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो यह भी समझता हूं कि जो बात अभी वाजदा खान जी कह रही थी कि कुछ अनकहा भी रहने दो, जिसकी बात अशोक जी करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो बेशक सार्वजनिक मंचों पर कुछ न कहें, मगर वे जानते हैं कि एक कला मर्मज्ञ कैसे अपने इन बंधुओं को सहायता, इन बंधुओं के जीवन में कुछ न कुछ सर्जनात्मक करने की कोशिश करता है, ईमानदार कोशिश। और बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं, छोटी छोटी कोशिशों से ही चीजें कैसे बन जाती हैं। जो उदाहरण अभी बाजदा खान ने जी ने दिया कैटलॉग को स्पॉन्सर करने का, ऐसे कितने उदाहरण हम सभी के जीवन में हैं। इसलिए आज का यह शीर्षक रखा गया, अशोक वाजपेयी मेरे सर्जनापरक जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़। मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां कुछ एक चित्र हैं और कई ऐसे उसमें शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें देखकर अच्छा लगेगा, जिनसे जुड़ी यादें हमारी ताजा होंगी। तो हम दो हिस्सों में उन चित्रों को दिखलाएंगे। एक में वे चित्र हैं और एक और हिस्सा है फोटोग्राफ के, वीडियो का, जिसमें पेंटिंग पर अशोक जी की कविताएं उकेरी गई हैं। तो हम पहले हिस्से पर चलते हैं। बाजदा खान जी से निवेदन रहेगा कि वे इन चित्रों के बारे में बतलाएंगी। हमने अपनी ओर से कोशिश की है कि क्रम सही रहे, मगर वह क्रम बिगड़ भी सकता है। वाजदा खान जी, आपके हवाले। जी, ये चित्र मेरा वाजपेयी साहब से पहली मुलाकात का है, जब मैं अपनी किताब लेकर आईआईसी में उनसे मिलने गई थी। और मैं इतना इतना घबराहट से भरी थी, मेरे चेहरे का बिल्कुल उड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत आराम से उन्होंने मेरी किताबों को देखा। तो ये उनसे मेरी पहली मुलाकात का चित्र है, जहाँ मैं अपने कविता संग्रह के साथ उनसे मिली आईआईसी में। जी जी, वर्ष तो आपने बता ही दिया है, लेकिन आप एक बार फिर यहाँ भी बताएं, ताकि मित्रों को, कई लोग लेट से भी जुड़ते हैं। जी जी, ये 2015 की ये बात है। वहां पर कोई अंग्रेजी साहित्य से जुड़ा कोई कार्यक्रम था आईआईसी में। तो जी उसमें मैं वहाँ उनसे पहुंची मुलाकात करने के लिए। जी मुझे अपने मित्र से पता चला, मनोज मोहन जी से, कि अशोक वाजपेयी साहब वहाँ आएंगे। तो मैं बहुत दिनों से इस तरह के अवसर की तलाश में थी, जो मुझे उस दिन मेरा ये सौभाग्य का दिन बन गया कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। देखिए क्या सुंदर प्रतिक्रिया आ रही है बाल कीर्ति जी की। बहुत सुंदर, एक चोटी वाली बाजदा। तो किस तरह से वे चित्र भी अपने आप में एक व्यक्तित्व को हमारे सामने लाते हैं, उन घटनाओं को लाते हैं। इसलिए भी हमारी कोशिश रहती है कि चित्रों का भी एक अंश, एक हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों में हम रखें। इसके बारे में बतलाएं। ये चित्र, ये इसे रजा फाउंडेशन से जो तमाम प्रोग्राम होते हैं, उसमें आर्ट मैटर्स भी एक कार्यक्रम होता है। तो उसपे ये जोगेन चौधरी साहब, जो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार है, उनका स्लाइड शो था और उनका लेक्चर था। तो ये उस समय का चित्र है। तो उनको, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि वही रजा फाउंडेशन का मंच ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां मैं ऐसे ऐसे लोगों को सुन पाई। इसका बड़ा दर्द और बहुत दुख था मेरे मन में कि मैं हम ऐसे जिन कलाकारों को के चित्रों को हम देखते हैं, उनसे हम दिल्ली में रह के भी रूबरू क्यों नहीं हो सकते। लेकिन वो चीज यहाँ पे सुलभ हुई और उसने मेरे भीतर का जो जो पीड़ा थी, उसको बहुत कम किया। जी जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। रजा फाउंडेशन कैसे इन कार्यक्रमों को जन सुलभ करता है मैं थोड़ा इसको एक ह्यूमर देते हुए, जी, एक चित्र रह गया प्लीज। हाँ। हाँ, ये चित्र 2019 का है। उस समय रजा फाउंडेशन की तरफ से युवा लोगों को गांधी जी के ऊपर अलग अलग, उनकी किताबों को लेकर अलग अलग टॉपिक दिया गया था बोलने के लिए। तो उसमें मैं भी बोलने के लिए आमंत्रित थी। तो मैं गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज पर मुझे बोला था। तो मैं वहाँ
ये रज़ा फाउंडेशन के मैं मंच पे अपना वक्तव्य पेश कर रही हूँ 2019 में। जी, जी, आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, इस ये भी चित्र जी, मेरे ख्याल में ये 2018 का चित्र है। कवि समवाय नाम से वहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था रज़ा फाउंडेशन में। और फिर तो जब एक बार मुझे ये पता चल गया कि रज़ा फाउंडेशन में इस तरह की इतनी सारी गतिविधियां होती हैं, तो फिर तो वो मेरे लिए एक मक्का की तरह हो गया, मक्का मदीना की तरह। और मैं हर प्रोग्राम में जो मेरे जिसमें मेरी रुचि होती थी, मैं वहां पे उपस्थित होती थी। जब साहित्य और कलाओं के तीर्थ की बात होती है, तो ऐसे मंच अपने आप को सार्थक करते हैं। जी, देखिए, जी, इस पे आते हैं। ये उस समय आईआईसी में ही कोई रज़ा फाउंडेशन की तरफ से ही कोई प्रोग्राम था। तो उसमें वाजपेयी साहब कुछ चुहल कर रहे थे किसी के साथ पे, और हम सभी बड़े बड़े जोर से हंस पड़े, और वाजपेयी साहब भी साथ में हंसे। तो ये उनका जो मैंने बताया था कि जब मैं सोचती थी कैसे उनसे मिलूं, वो इतनी घबराहट से भरी रहती थी उनके व्यक्तित्व के ऑरा से। लेकिन जब उनसे बातचीत होने लगी, तो वो मुझे बहुत ही सहज और बहुत ही नम्र नम्र लगे। और उनका जो जो दोस्ताना व्यवहार था, उसने भी बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया उनसे। उनकी उनकी हर बात में मुझे एक समय वो ऐसा था, वो बोलते भी इतना फ़िल्टर्ड है, इतना अच्छा, मतलब उनकी हर बात में कुछ ना कुछ साहित्य का या कला का या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी बातों का अंश होता है। और मैं बिल्कुल शब्द-शब्द उसको बिल्कुल उस समय एकदम जैसे आत्मसात कर लेती थी। और बहुत सारी बातें मैंने उनकी उस समय की, उस दौरान की, और अभी भी लिखती हूँ, डायरी में नोट किया है, जैसे मैं समय-समय पढ़ती हूँ। और उस समय अभी भी वो उसमें से नए-नए अर्थ खुलते हैं कई बार। वाह! और वे डायरी मुझे लगता है कि आज के इस वक्तव्य में भी काफी काम आई है। जी, तो जी, 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 कहीं-कहीं काम डायरी आई वो। जी, और मित्रों, यही चित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जब इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट बनाया आज का, तो यही चित्र इस्तेमाल किया। हाँ, हमारे डिजाइनर ने इसे फ्लिप जरूर कर दिया, क्योंकि उससे एक संगति बैठ रही थी बाकी हिस्सों की। आगे बढ़ता हूं। जी, जी, वासदा जी। ये चित्र जो किसी कलाकार, अभी मैं उसका नाम नहीं ध्यान कर पा रही हूँ, उसकी प्रदर्शनी थी किसी गैलरी में। वहां पर अ, मैं भी वो चित्र को देखने गई, तो वहां पे सविता सिंह जी थी, मनीष पुष्काले जो एक विख्यात चित्रकार है वो थे, अशोक वाजपेयी साहब भी वहां थे। तो कुछ वाजपेयी साहब अपने संस्मरण सुना रहे हैं उस समय, और जिन्हें हम उनके संस्मरण सुन रहे थे, वो बड़ी रोचकता के साथ और बड़े ध्यान से। जी, आगे बढ़ते हैं। इसके ये बारे में। जी, मैं अभी जब मेरा कविता संग्रह आया था, मेरे 2 कविता संग्रह आए, एक बोधि से आया ज़मीन पर गिरी प्रार्थना, और एक सूर्य प्रकाशन मंदिर से आया खड़िया। तो मैं वो दोनों लेकर उनको रज़ा फाउंडेशन के ऑफिस में उन्हें भेंट करने गई थी। तो ये उस समय का चित्र है। वो बहुत देर तक वो मेरे चित्रों को भी देखते रहे, और उन्होंने कई कविताओं को पढ़ा उसमें, और कुछ उन्हें अच्छी भी लगी। और फिर जी, जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चित्र भी प्रदर्शनी का ही है, जिसमें अनामिका मैम जी हैं, और सविता जी सिंह जी हैं, और वाजपेयी साहब हैं, और भी 2-4 लोग भी हैं पीछे। तो सब चित्रों के ऊपर कुछ मेरे ख्याल से वो सारे चित्र जो है अमूर्तन शैली पे थे। तो उसमें वाजपेयी साहब कुछ उनके बारे में
कुछ हमें ब्रीफ कर रहे थे और हम सब बातचीत कर रहे थे उनसे। जी। और जी, ये चित्र अभी हाल ही में मेरी प्रदर्शनी हुई थी ललित कला अकेडमी में, तो उस समय के ये जो उद्घाटन हुआ था चित्र का, पहले दिन का चित्र है। वाजपेयी साहब ये इसका वो जला रहे, दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। और ये रामेश्वर बूटा सर है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार है, वरिष्ठ चित्रकार है। साथ में ममता कालिया मैम है, उनके पीछे मृदुला गर्ग जी खड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत मेरे लिए एक बहुत उत्सव का मौका था, दोहरा उत्सव का मौका था। एक तो मैं मेरी चित्रों की प्रदर्शनी हुई, दूसरी ये इतनी सारी महान विभूतियां उसमें शामिल हुई प्रदर्शनी में। आगे बढ़ते हैं। जी, ये तो हम ये हम देख चुके हैं। हाँ और जी जी। आगे बढ़ते हैं। जी। ये चित्र भी रजा फाउंडेशन के किसी प्रोग्राम का है। जब वो बीच में जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोपहर में जो खाने का जो अ, समय मिलता है, उस समय का ये चित्र है। उस समय हम अपना खाना पीना कर रहे थे। वो सब सब अपना चित्र खिंचाने का समय भी शायद वो होता है, तो मैंने भी उनके साथ एक चित्र खिंचवाया, अपना ये फोटो लिया। जी, आगे बढ़ते हैं। ये चित्र जो है अशोक वाजपेयी की जो 75वीं वर्षगांठ थी, उस समय उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसके बाद जो भोजन का आयोजन था, अ, उस दौरान का मेरे ख्याल से 16 का ही है, ये 16 या 15 का। और इसमें ये बहुत ही ये भी बहुत वरिष्ठ चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शक्ति बर्मन जी हैं, जिनसे मुझे वहाँ वाजपेयी साहब की इस कार्यक्रम में मिलने का मौका मिला और उनसे थोड़ी बातचीत हुई मेरी। और साथ में ये भी न, नंद कात्याल जी हैं, ये भी एक बहुत वरिष्ठ चित्रकार है ये। और इनको मैं जो ये गढ़ी में भी मैं जब काम करती थी, स्टूडियो था मेरा, तो इनका भी वहां पे स्टूडियो था, नंद कात्याल जी का। जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये चित्र तो मुझे बहुत प्रिय है ये चित्र, क्योंकि मेरे दो इसमें प्रिय साहित्यकार एक साथ हैं। ये ममता कालिया मैम की एक कजिन है। उनकी उनकी उन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, शायद उनका जन्मदिन था। तो उसमें ममता कालिया जी के साथ मैं गई थी, और उसमें अशोक वाजपेयी साहब भी आमंत्रित थे, क्योंकि अशोक अ, रश्मि बाजपेयी जो है वो ममता कालिया की कहीं से बहन लगती है। तो मेरी वहां उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा ये इतना अच्छा सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा शायद फिर दोबारा, कि एक साथ मैं आप दोनों की तस्वीरों के साथ तस्वीर ले सकूं अपने साथ। तो मैंने ये तस्वीर वहां ली। ये तो हो गया। हाँ, यह हो गया। कुछ एक चित्र कई बार रिपीट हो जाते हैं। देखिए, यह हाँ एक जी हाँ बेहद जी। खास चित्र हिंदी जगत के लिए। जी कई जी जी। महत्वपूर्ण हस्तियां, कवि समवाय रजा उत्सव 2018, जिसकी चर्चा वाजदा जी खान जी ने की, आगे जी वाजदा जी स्वयं बताएंगे। जी जी। तो ये एक, एक भव्य आयोजन हुआ था कवि समवाय शीर्षक से। तो इसमें बहुत सारी विभूतियां शामिल हुई, और ये अरुण कमल जी हैं इसमें, और विष्णु खरे जी हैं, सविता सिंह मैम हैं, राजेश जोशी जी हैं, और ध्रुव ध्रुव शुक्ल जी हैं इसमें। और ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि एक
वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इतने तमाम महान विभूतियां हैं, जो इतने वरिष्ठ लेखक हैं या अन्य कलाकार हैं, मिलते हैं और उनसे उनसे बातचीत में भी बहुत सारी चीजें हम पाते हैं उनसे। जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चित्रों को देखते हुए हम लोग फिर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। इस पर थोड़ी बात करें। मंगलेश डवराल भी हैं, अरुण कमल हैं, वाजदा हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं। जी बाज जी जी जी, ये चित्र भी जब वो कार्यक्रम हुआ था गांधी के ऊपर, तमाम युवाओं को आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए। उस दौरान ये मंगलेश जी, अरुण कमल जी, इन 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 सबको भी, ये सब सारे रचनाकार भी वहां पर उपस्थित थे। और एक सेशन इनका भी था कि वो, मतलब जो युवा लोग हैं उनके ऊपर इन्हें जो उन्होंने वक्तव्य दिया था युवा लोगों ने, उसके ऊपर इन्हें कुछ कहना था, बोलना था। जी, और आगे कुछ एक चित्र और देखते हैं साथियों। जी जी, हाँ। ये तो हो गया अर्पण जी। जी जी, ओके। एक अवसर के कुछ और चित्र आ गए, इस पे हम बात करते हैं। गोपेश्वर सिंह, जी बाजदा खान। जी, ये भी जो गांधी जी का जब वो पर बोलना था, जो कार्यक्रम था उसी के दौरान का ये चित्र है। उसमें उसमें कई सेशन हुए थे, तो कई सत्र थे उसमें, तो उस तरह से लोग थे वहां पर। जी, और कुछ और छायाचित्रों की ओर बढ़ते हुए यह भी, इस पे थोड़ी सी बात कर लें। जी जी, ये चित्र अभी वाजपेयी साहब ने अपने 82 वर्षगांठ पूरी होने पर जो कार्यक्रम रखा था, ये उसका चित्र है। साथ में है रश्मि वाजपेयी मैम। हाँ, और क्रमशः हम इस में आगे बढ़ते, मुझे लगता है यह वही अवसर है जिसकी चर्चा आप कर रही थी। जी जी, मैं ये वो, ये उनके वाजपेयी साहब के जन्म दिवस पर, उनके 82 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 82 फूलों का एक गुलदस्ता मैं उनके पास लेके गई थी। और मैंने वाह, एक गुलाब का फूल उनको अलग से दिया, वो जो तेरा 83 नंबर का की। और मैंने उनसे कहा कि इस तरह से, और जो मैंने उनके जैकेट की कॉलर में उसको लगाया वहां पर। और मैंने उनसे कहा कि हमें बस इस तरह से आपका आशीर्वाद मिले, आपकी बात सुनने को मिले, और हम बहुत सालों तक इसी तरह से आपको गुलदस्ता देते रहे और आपके जी बहुत सुनते सुंदर, रहे। खूबसूरत। जी जी, ये मेरा जो अभी ललित कला एकेडमी में जो प्रदर्शनी हुई थी, उनके चित्रों को, वाजपेयी साहब को चित्रों को देखते हुए, और उन्होंने बहुत ध्यान से मेरे सारे चित्र देखे। और मुझसे उन्होंने कहा कि उन्हें, मतलब मेरे चित्रों में, जब उन्होंने जो मेरे पहले चित्र देखे थे और अब के जो चित्र देखे, तो उन्हें बड़े भिन्न लगे। और उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कला का रंग जो है वो काला है, और तुम्हें मेरे ख्याल में उसमें आगे और काम करना चाहिए उस रंग को लेकर। वाह। जी, और मित्रों, इस तरह से, हाँ, यह एक दो चित्र और देखिए। यह मंडला जी का जी है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, हाल की जो यात्रा रही। जी 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 जी, वही है नर्मदा जी के किनारे का। मैंने कहा ये एक बहुत अच्छा संयोग है, नर्मदा जी हैं और मंडला भी है, राजा साहब का मंडला भी है, तो क्यों ना एक तस्वीर हमारे अशोक वाजपेयी साहब के साथ ली जाए। तो इस तरह से एक तस्वीर ली वहां पर। जी, तो मित्रों, हम लोग, हाँ, एक यह चित्र और मंडला का। नहीं, ये अर्पण जी, आ, वो जो आप पहला ये चित्र जो है, अभी जब पेरिस में रजा साहब के चित्रों की जो प्रदर्शनी लगनी थी, उससे पहले मेरे ख्याल में
फ्रांसीसी दूतावास में उनकी नहीं नहीं, जो मुझे लगता है कि यह मंडला का ही चित्र है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, ये यहीं का है। अच्छा उनके अच्छा, ये चित्र। जी, वो कुछ फ्रांसीसी दूतावास में वास में जो रजा साहब के बारे में कुछ हाँ, जो पेंटिंग्स लगनी थी उसके उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम था वहाँ, तो हम सभी वहाँ पे इनवाइटेड थे। उनके जी जी, रजा साहब के चित्रों को उन लोगों ने बड़े से स्क्रीन पे वहाँ पे दिखाया था हम लोगों को, तो ये वाह, वहाँ का चित्र है। जी जी, बिल्कुल। साथ में अनु शक्ति सिंह है और स्मिता जी हैं। हाँ, और यह आज के लिए यह अंतिम चित्र। जी, जी। हाँ, ये उसी समवाय का चित्र है जो अभी हमने देखा था पहले। जी। बीच बीच में मैं अपने आप को म्यूट करता हूं तो आवाज चली जाती है। तो इस तरह से जी। एक खंड समाप्त होता है। अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तो इसको देखते हैं, इनमें वे किस तरह से पेंटिंग्स पर अशोक जी की पंक्तियां इस्तेमाल हुई हैं, इसको लेकर बतलाएंगी वासदा जी। जी, मैं उनकी कविताओं को वो काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि वो मुझे बहुत अंदर से मुझे बहुत ही छूती हैं। तो मुझे लगा कि मैं मुझे उनके कविताओं की कुछ पंक्तियों को लेकर मुझे कुछ चित्र बनाने चाहिए, कुछ रेखांकन बनाने चाहिए। तो मैंने ये कुछ रेखांकन तैयार किए, बनाए तो बहुत सारे थे लेकिन उसमें जो कुछ अच्छे थे उसको मैंने अलग किया और वाजपेयी साहब की जो पिछली बर्थडे थी मेरे ख्याल में कुछ और पिछली कोरोना के समय में उसको मैंने फिर इसको फेसबुक पर उनको जन्म दिवस की मुबारकबाद दी और इन चित्रों को उस पे शेयर किया। इसके अलावा मैंने जो पेंटिंग्स हैं उन पे भी उनकी कविताओं की कुछ-कुछ पंक्तियों को का प्रयोग किया है और मैं अभी कुछ और पंक्तियाँ मैंने उनकी नोट कर रखी है और मैं भी और पढ़ना चाहती हूँ उनकी किताबें और मेरे मन में अभी भी है कि मैं उनकी कुछ और पंक्तियों को लेकर और वो चित्रों को पेंटिंग्स और बनाऊँ मैं और मैं जी, करूँगी इसको भी। उसे संभाल कर मेरे पास लाना देवताओं। जी। और इस ये पर भी कुछ बात। उनकी जी, कविताओं की ये अ कोई उनकी पंक्तियाँ हैं ये और वो पंक्तियाँ मुझे नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, बहुत छोटी हैं वो। मैं कोशिश करता हूं कि इसे जी, थोड़ा पढ़ सकूं। पढ़ता हूं, एक मिनट। कई बार तकनीक हमें सुविधाएं देता है, तो कई बार तकनीक हमें थोड़ा रोकता भी है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें कई बार वो चीजें पीछे हो जाती हैं। माफ कीजिएगा जी। हर इबारत, हर इबारत मेरे जीवन का छोटा सा विन्यास है, जिसका व्याकरण, जिसका व्याकरण बस उसके लिए शब्द। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे। हाँ जी, वाजदा जी। जी, ये भी उनकी ये ज़्यादातर ये उनकी एक पुस्तक है, छोटी-सी पुस्तक है वो, बड़ा उसका जो कवर था बड़ा सुंदर था और वो उसमें उनकी प्रेम कविताओं का संचयन था, उसमें छोटी-छोटी कविताएँ थी। उनमें से मैंने ये कुछ-कुछ ज़्यादातर उनमें से लाइनें ली हैं, पंक्तियाँ ली जी, हैं। तो और यहाँ जो ये पंक्ति है, जी, जी, यहाँ जो पंक्ति जी, है वह है, बचा है प्रेम और प्रतीक्षा। आगे बढ़ता हूं। हाँ, इसे देखते चलिए, क्योंकि संभव है कि स्क्रीन पर पेंटिंग छोटी होने के कारण पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। जी। लेकिन हम तो कोशिश करते हैं। जी, जी, जी। पढ़ता हूँ। वे
वे हो सकती थीं सुख की जड़ें, वे हो सकती थीं सुख की जड़ें, वो महज दुख की शिराएं हैं। तो किस तरह से अशोक जी की कविताओं की दुनिया इस माध्यम से भी, इस कोलाज से भी खुलती चली जाती है। आगे आइए। आप इन चित्रों को लेकर कुछ कहना चाहें तो कहें जी। ये मैं चित्र सब मैंने ये जल रंग से बनाए हैं, और जो ये मैंने इसमें लिखा है, इसको मैंने ब्रश से लिखा है, इसमें मैंने पेन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो और ये सब वाह पेपर पे बनाए हैं मैंने सारे चित्र ये। जी। इस चित्र पर जो पंक्तियां लिखी हैं वह सुनाता हूं। धन्यवाद हमेशा संग रहने वाले शब्द, कि तुमने सच्चाई में हिस्सेदारी कराई। धन्यवाद हमेशा संग रहने वाले शब्द, कि तुमने सच्चाई में हिस्सेदारी कराई। और आगे हम फिर चलते हैं। हाँ, यहाँ भी चूंकि वक्त भी हो रहा है तो हम जी इसको भी पढ़ते चलते हैं। थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं जी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कर सकूं ठीक से। ये जो आप इस पेंटिंग पर जो आप देख रहे हैं पंक्तियां, धरती चुपचाप विलाप करती है, धरती चुपचाप विलाप करती है। आगे देखिए, इसमें जिन पंक्तियों को, माफ कीजिएगा, इसमें जिन पंक्तियों को, चित्र आगे जा रहे हैं, इसमें जिन पंक्तियों को वाजदा खान लेती हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं ठीक से। जी मैं पकड़ता हूं शायद। मैं मुझे मुझे जो दिख रही है, क्योंकि इन्होंने उस पर मेहनत की है। मैं पलटता हूं, मैं पलटता हूं कामना का कोश, एक नया शब्द पाने के लिए। मैं हम्म पलटता हूं कामना का जी कोश, एक नया शब्द पाने के लिए। हम्म, और यही जी आगे, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप कहें प्लीज। जी, आपने वो सही पढ़ा था, पलटता पलटता शब्द ही था वो। में एक पंक्ति जिस तरह से वाजदा खान लेती हैं, वह भी कैसे अपना एक इस चित्र संयोजन में और इस प्रस्तुति में कुछ अलग ढंग से खिलती है, वह पंक्ति उसे देखते हैं। वह सच है, वह सच है, और सच की तरह विलोम भी। वह सच है और सच की तरह विलोम भी। तो मित्रों, आज की इस कड़ी में हमने वाजदा खान जी को सुना, उनकी यात्रा से भी अवगत हुए, और अशोक वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के कुछ रंग भी हमारे सामने खुले। वाजदा जी के शब्दों में, उनकी डायरी से भी कई चीजें निकल कर आई, और एक चित्रकार जो कवित्री है, उसकी अपनी कुची और कलम के संयोजन से जो भाव आज प्रकट हुए, हम सब उसके गवाह बने। बहुत बहुत शुक्रिया वाजदा खान जी, यहाँ आने के शुक्रिया लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, मीना झा जी, के कुमार प्रसन्न, पंकज कुमार यादव, शिवदयाल जी, बाल कीर्ति और मदन आचार्य, और तमाम दूसरे, लुबीना झा, तमाम दूसरे लोग, उदय भानु पांडे जी, और कई कई और मित्रगण जुड़े रहे, जिनकी प्रतिक्रियाएं आई, हमने उनके नाम लिए। और शुरुआत में जिस तरह से अमूर्तन और मूर्तन को लेकर
अशोक वाजपेयी जी के विचार हैं, उस पर भी बहुत अच्छे ढंग से वासदा जी ने अपनी बात रखी, उन्हें भी उद्धृत किया। बहुत बहुत शुक्रिया वासदा जी, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। और मित्रों, आज की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। हमारी ओर से कोशिश है कि हम 31 कड़ियों तक इसे ले जाएं। आज 27वीं कड़ी हो गई है। 31वीं कड़ी में स्वयं अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ होंगे, कुछ और वक्ताओं को सुनेंगे और यह एकाग्र अशोक वाजपेयी जी से बातचीत के साथ, उनके वक्तव्य के साथ समाप्त होगा। 31 कड़ियों को करने की हमारी योजना है। 27 कड़ियां हम कर चुके हैं। शुभ रात्रि।